हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पिछली वीडियो में हमने कोठारी कमीशन के बारे में पढ़ा था। उसके बारे में पढ़ा था कि उसने क्या सजेशंस दिए थे, क्या उसने रिकमेंडेशन रही थी, क्या उसकी मेरिट थी एंड डिमेरिट्स थी। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। ओके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। ठीक है, कैसे आई, कितना बड़ा प्रोसीजर रहा था इसका आने में, उसको मैं आपको एक स्टोरी की तरह बताती हूँ। ठीक है, देखो, हमारी जो सरकार थी ना, वो फंडामेंटल पॉलिसीज लाने में, जो हमारी फंडामेंटल पॉलिसीज होती हैं, ठीक है ना, तो उनको इवोल्व करने में वो फेल हो जा रही थी बार बार। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट बदली, ठीक है ना, तो नई नई पॉलिसीज में, नए नए प्रोग्राम्स में चेंजेस लाए गए। कांग्रेस की सरकार आई थी आपकी 1968 में, कांग्रेस की गवर्नमेंट आई। ठीक है ना, उसने एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को उसने आपका जो है डिक्लेयर किया 1968 में, जिसमें 10+2+3 का पैटर्न रखा गया था। ठीक है ना, बहुत सारे स्टेट्स ने तो उसको इम्प्लीमेंट करना भी स्टार्ट कर दिया था। बहुत स्टेट्स ने आपका एक 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो होता है उसको भी इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया था अपने यहाँ पे। ठीक है ना, जिसमें आपका एक मदर टंग हो जाती है कि हिंदी हो जाती है और एक थर्ड लैंग्वेज हो जाती है आपकी। ठीक है, ज्यादातर इंग्लिश ही रहती है वो। ठीक है ना, तो एग्रीकल्चर, वोकेशनल, टेक्निकल, साइंस एजुकेशन, सबने अपनी अपनी स्टेट्स में जो है साइंटिफिक रिसर्च अपनी अपनी स्टेट्स में उन्होंने इम्प्लीमेंट करनी स्टार्ट कर दी थी फिर उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। लेकिन हुआ क्या, 1977 में सरकार बदल गई। ठीक है ना, जनता दल, इनकी सरकार आपकी ये पावर में आ गई। और कौन हेड था इसका? मोरारजी देसाई। ठीक है ना, 1968 में कांग्रेस की सरकार थी, 1977 में सरकार बदल गई, जनता दल ये पार्टी आपकी जीत गई एंड मोरारजी देसाई इसके हेड थे। ठीक है ना, तो इन्होंने पैटर्न बदल दिया। इन्होंने 8+4+3 पैटर्न जो था एजुकेशन का वो अपने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया। 10+2+3 पैटर्न को इन्होंने हटा दिया। ठीक है, फिर इससे हुआ क्या कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे इस टाइम पे 1977 के टाइम के, प्रताप चंद्र जो थे, और उन्होंने कुछ एजुकेशनिस्ट की मदद से या कुछ एमपीज की मदद से उन्होंने एक नई एजुकेशन पॉलिसी डिक्लेयर कर दी 1979 में। ओके, मतलब इस टाइम पे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उनका नाम था आपका प्रताप चंद्र। प्रताप चंद्र ये कौन थे? आपके उस टाइम के एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है ना, तो इन्होंने जो है बहुत सारे एजुकेशनिस्ट की सहायता से इन्होंने एक नई एजुकेशन पॉलिसी को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है ना, लेकिन इन्होंने अपनी पॉलिसी डिक्लेयर ही करी थी कि आप मानिए फिर वापस से कांग्रेस आपकी सरकार में आ गई 1979 में इन्होंने अपनी पॉलिसी को डिक्लेयर करा था। ठीक है ना, बस ये इम्प्लीमेंट ही करने वाले थे कि आपकी जो गवर्नमेंट थी वो बदल गई, कांग्रेस आपकी दोबारा से पावर में आ गई। और उस टाइम उस कांग्रेस पार्टी को कौन लीड कर रही थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी वो वापस से पावर में आ गई, तो इन्होंने फिर वापस से वही अपना 10+2+3 वाला जो पैटर्न था उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करा। उन्होंने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कांग्रेस ने पहले डिक्लेयर करी थी आपकी 1968 में, उसी पे ही जोर डाला, उसको ही एम्फेसाइज करा। पर हुआ क्या, इतने में डिस्कशंस ही हुए थे कि 1984 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया, मर्डर हो गया, वो मर गई। ठीक है, फिर राजीव गांधी आपके नए प्राइम मिनिस्टर बने उस टाइम पे। फिर राजीव गांधी ने जो है बोला कि भाई हम जो है सिर्फ एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है एजुकेशन का उसको स्टडी करेंगे, उसके ऊपर सर्वे करेंगे और उसके बिहाफ पे एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को डिक्लेयर करेंगे। हम कोई कमेटी या कमीशन अब की बार अपॉइंट नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो ये बात जो जो सर्वे था आपका, एग्जिस्टिंग सिस्टम जो था आपका एजुकेशन का, वो करवाया गया और वो सब सर्वे आपका एक रिपोर्ट में पब्लिश करा गया कि ये सर्वे में ये फाइंडिंग्स रही और ये उस सर्वे के सजेशंस रहे। तो वो जो रिपोर्ट थी उसका नाम था आपका चैलेंज ऑफ एजुकेशन।
चैलेंज ऑफ एजुकेशन अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव, ठीक है ना, पर्सपेक्टिव, ये इसका रिपोर्ट का नाम था, ये डॉक्यूमेंट का नाम था। तो वो जो डॉक्यूमेंट थी, फिर उन्होंने उसके रिगार्डिंग अपनी एक नई एजुकेशन पॉलिसी, नया एक प्लान ऑफ एक्शन को इन्होंने आपका इम्प्लीमेंट करा, डिक्लेयर करा गया, ठीक है, जो आपका ऑल ओवर इंडिया अडॉप्ट किया जाना था, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, कि कांग्रेस सरकार ने 1986 में एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को डिक्लेयर करा, ठीक है ना। ये जो डॉक्यूमेंट था आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, जो ये आपका सर्वे इन्होंने करा था, तो उसके बिहाफ पे जो उन्होंने डॉक्यूमेंट आपका पब्लिश करा था आपका, तो वो जो डॉक्यूमेंट था वो 12 पार्ट्स में डिवाइडेड था, 157 पैराग्राफ्स में लिखा हुआ था वो डॉक्यूमेंट। तो उसका हम कुछ ब्रीफ हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, उस डॉक्यूमेंट में ऐसा क्या क्या लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो आप जैसे कि हमने पढ़ा 12 पार्ट्स में ये आपका डिवाइडेड था, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट था उसमें इंट्रोडक्टरी, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट था उसके फर्स्ट पार्ट ने क्लियरली ये लिख रखा था कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में हम लोगों ने कभी सोची थी कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसको, और बहुत स्टेट्स में हो भी गई थी इम्प्लीमेंट, उसका बहुत ही वाइड इम्पैक्ट पड़ा था हमारे देश पे। 10+2+3 का जो स्ट्रक्चर था एजुकेशन का, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ने उसको अडॉप्ट किया था। प्राइमरी एजुकेशन को 90% बच्चों तक पहुंचाया गया था। साइंस और मैथमेटिक्स की जो एजुकेशन थी उसको कंपलसरी कर दिया गया था सेकेंडरी लेवल पे, क्योंकि भाई मॉडर्नाइजेशन जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे देखो साइंस एंड मैथ्स ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाते हैं सेकेंडरी लेवल पे, इन्होंने उसको कंपलसरी भी कर दिया था। हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड रेस किया था इन्होंने इस पॉलिसी के तहत, ठीक है ना। लेकिन उस टाइम पे जो ये अचीवमेंट्स हो रहे थे ना, वो आपके शायद उस लेवल पे नहीं हो रहे थे जिस लेवल पे इन्होंने सोचा था। क्यों? क्योंकि भाई जो है कोई एक तो सपोर्ट नहीं था फाइनेंशियल, ठीक है। दूसरा, पॉपुलेशन तो इंडिया की बढ़ती जा रही थी लेकिन हालात बहुत खराब थे, ठीक है ना। ट्रेडिशनल वैल्यूज जो थी वो हमारी डिक्लाइन होती जा रही थी। डेमोक्रेटिक गोल्स को अचीव करने में बाधाएं आती जा रही थी, ठीक है ना। आने वाले फ्यूचर में ऐसा लग रहा था कि टेंशन और होप दोनों ही बढ़ती जाएंगी, ठीक है ना। तो इसी के तहत फिर जो ये जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, इन्होंने एक नई एजुकेशन पॉलिसी को इसीलिए ही इन्होंने प्रिपेयर करा था और इसको इम्प्लीमेंट भी करा था, जिससे कि जितनी भी आपके आने वाले चैलेंजेस हैं उसको ये सक्सेसफुली ओवरकम कर सके। तो उस इंट्रोडक्टरी पार्ट में इतना कुछ लिखा हुआ था, ठीक है ना। ये आप अपनी लैंग्वेज में एग्जाम में आप लिख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि वो 12 पार्ट्स में इस स्ट्रक्चर में आपका वो डॉक्यूमेंट आपका प्रेजेंट था ब्रीफ में, ठीक है। आपकी बुक में भी ब्रीफ में दिया हुआ है, मैंने आपको इंट्रोडक्टरी सेक्शन में बता दिया कि क्या क्या था, ठीक है। कि दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ। प्राइमरी एजुकेशन 90% बच्चों तक पहुंचाई थी। सेकेंडरी एजुकेशन में साइंस एंड मैथमेटिक्स को कंपलसरी कर दिया गया था। हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड को भी इंक्रीज किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ती जा रही थी। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अचीव करने में, उनको रियलाइज करने में बाधाएं आती जा रही थी। हालात बहुत खराब थी इंडिया की, ठीक है ना। फाइनेंशियल सपोर्ट कुछ था नहीं, तो ऐसा लग रहा था कि आने वाला टाइम जो है टेंशन और होप जो है वो एक इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो इसीलिए कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करा था, जिससे कि आने वाले चैलेंजेस को हम सक्सेसफुली ओवरकम कर सके, ठीक है ना। 10+2+3 का ही स्ट्रक्चर था। बहुत सारे स्टेट्स ने तो इसको अडॉप्ट भी कर लिया था उसी टाइम पे। तो ये इन्होंने इंट्रोडक्टरी अपने पार्ट में बताया था, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट आता है द एसेंस एंड द रोल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। सेकेंड पार्ट में ये एक्सेप्ट किया गया था कि जो एजुकेशन है ये एक फंडामेंटल नीड है हमारी, ठीक है ना। अगर हम अपना डेवलपमेंट चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं, तो बच्चों का विकास होना जरूरी है, क्योंकि बच्चे ही हमारा फ्यूचर है देश का, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट करा गया था सेकंड पार्ट में कि एजुकेशन हमारी कैसी, एजुकेशन क्या है हमारी, ये एक फंडामेंटल नीड है हमारी, ठीक है। एजुकेशन जो है इसका एक बहुत बड़ा रोल है किसी एक पर्सन की डेवलपमेंट में और नेशनल इंटीग्रेशन में, ठीक है ना। इसके पास वो कैपेसिटी है कि ये जो है मतलब अचीव करने में सहायता करेगा हमारी डेमोक्रेटिक गोल्स की, ठीक है। और ये बच्चों के अंदर एक कैपेसिटी डेवलप करेगा ऑफ इंडिपेंडेंट
थिंकिंग, जिससे कि बच्चा कुछ अलग हटके भी सोचे, इंडिपेंडेंट थिंकिंग कर सके, वो इतना कैपेबल हो जाए, ठीक है, और हम अपने डेमोक्रेटिक गोल्स को अचीव कर सके, जैसे फ्रीडम हो गया, जस्टिस हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया, इक्वालिटी हो गया, ये सब, ठीक है ना। इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होएगी और प्रेजेंट एंड फ्यूचर की डिमांड्स पूरी होएंगी। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी बढ़ेगी तो ओवरऑल इनका कहना ये था कि एजुकेशन एक यूनिक इन्वेस्टमेंट है, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। द एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन में इन्होंने एजुकेशन के बारे में बताया कि एजुकेशन इतनी जरूरी है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम नेशनल इंटीग्रेशन चाहते हैं, अगर इफ वी वांट टू अचीव आवर डेमोक्रेटिक गोल्स, ठीक है, अगर हम डेवलपमेंट चाहते हैं अपने देश का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की नीड्स को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चे कैपेबल होंगे ऑफ थिंकिंग इंडिपेंडेंटली, ठीक है ना, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये एजुकेशन का रोल है, ये उसका एसेंस है, ठीक है। फिर आते हैं नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन पे। थर्ड पार्ट में उन्होंने क्लियरली बोला कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या है, एक्सेस टू एजुकेशन, ठीक है ना। तो वो जो हमारा एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू एजुकेशन, ये हमारा क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है ना। तो हमें ये, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें फिर हर बच्चे को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन अवेलेबल करवानी है, ठीक है ना। तो इसके लिए उन्होंने 10+2+3 का सिस्टम को इन्होंने इम्प्लीमेंट करा थ्रू आउट द कंट्री। जो फर्स्ट 10 ईयर्स थे एजुकेशन के, वो इस तरीके से मतलब पढ़ाया जाता था बच्चों को, उसमें मतलब करिकुलम में ये सब कुछ चीजें ऐसे इन्वॉल्व थी शुरू के 10 साल जो होते थे एजुकेशन में, जिससे कि बच्चों के अंदर नेशनल वैल्यूज डेवलप हो सके, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो सके, साइंटिफिक वैल्यूज को वो प्रेफर कर सके, ठीक है ना, थिंकिंग कर सके, ठीक है ना। मिनिमम लेवल ऑफ लैंग्वेज फॉर ईच लेवल ऑफ एजुकेशन वो फिक्स्ड कर दी गई थी। क्वालिटेटिवली डेवलपमेंट की यहाँ पे बात करी गई थी एजुकेशन की। मिनिमम लेवल ऑफ लैंग्वेज का मतलब क्या है कि शुरू के 10 साल में बच्चों को ये 3 लैंग्वेज स्ट्रक्चर में ही पढ़ाते थे, मतलब हिंदी हो गई मदर टंग हमारी, वो तो मातृभाषा, तो देखो तो सबको ही आनी चाहिए जब इंडिया में पढ़ाई हो रही है तो, ठीक है। एक आपकी मदर टंग कि बच्चा जिस भाषा में, जिस रीजनल लैंग्वेज जो बच्चे को आती है उसी में उसको समझाया जाए, क्योंकि बच्चे का समझना ज्यादा जरूरी है, उस टाइम भाषा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक 3 लैंग्वेज में एक अनदर लैंग्वेज आपकी इंग्लिश आ जाती है कि इंग्लिश भी जरूरी है भाई, देखो आज के टाइम पे इंग्लिश बहुत जरूरी है। आप खुद देखो आज के टाइम पे कोई इंग्लिश बढ़िया से अट्रैक्टिव से इंग्लिश बोल रहा है तो बोलते क्या पर्सनैलिटी है, बताओ कितना इंटेलिजेंट है, कहते हैं नहीं कहते हैं। तो क्योंकि इंग्लिश जो है ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है कि अगर आप किसी देश में, किसी अनदर देश में भी जाते हो, अगर आपको वहां की कोई और भाषा भी नहीं आती, अगर आपको इंग्लिश भी आती है ना, तो आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंग्लिश एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज मानी जाती है हमारे ऑल पूरे वर्ल्ड की, ठीक है ना। हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसी वजह से ये 3 लैंग्वेज का यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे अपनाया गया था। 10+2+3 का स्ट्रक्चर फॉलो करा गया था। शुरू के जो 10 साल होते थे एजुकेशन में, उसमें बच्चों के अंदर जो है नेशनल वैल्यूज को डेवलप किया जाता था, उनके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप किया जाता था विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सब बच्चे को एजुकेशन एक्सेस करवाई जाती थी, क्योंकि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल प्रिंसिपल है एक्सेस टू एजुकेशन, ठीक है। फिर आते हैं एजुकेशन फॉर इक्वालिटी फोर्थ पार्ट में डॉक्यूमेंट में इन्होंने बोला था एजुकेशन फॉर इक्वालिटी। इस पे पूरा जोर डाला गया था, जिससे कि जितनी भी हमारी एजुकेशन के फील्ड में जितनी भी डिस्क्रिपेंसीज हैं, जितनी भी डिस्टर्बेंसेज हैं, उसको हम कंप्लीटली खत्म कर सकें, ठीक है ना। और इसके लिए ये एजुकेशन सबको दी जानी थी, वुमन हो, चाहे एससी कास्ट का हो, चाहे एसटी कास्ट का हो, चाहे बैकवर्ड कास्ट का हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हैंडीकैप हो, चाहे वो अडल्ट हो, हर कोई हकदार है एजुकेशन लेने का। तो एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है। तो देखो 5th पार्ट में इन्होंने जो है एक तो थोड़ा इम्फेसिस जो है इन्होंने आपका हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे भी डाला। जो आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, जो आपके प्री प्राइमरी लेवल के होते हैं, उन बच्चों की हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे भी इन्होंने फोकस किया, ठीक है ना।
बच्चों की क्या इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज होती थी उस पे इन्होंने फोकस करा, ठीक है ना। इस्टेब्लिश करे इन्होंने स्कूल सेकेंडरी लेवल पे, और यूनिवर्सिटीज को भी इन्होंने आपका इस्टेब्लिश करा हायर लेवल पे, ठीक है ना। और वहीं इन्होंने एक कुछ एरियाज, ऐसे कुछ सिलेक्टेड एरियाज को डिक्लेयर करा जहां पे ये लोग डिग्रीज भी प्रोवाइड करने लग गए थे जॉब्स के लिए, ठीक है ना। तो मतलब कहने का क्या है कि एजुकेशन अलग अलग स्टेजेस पे आपकी होती थी। प्री प्राइमरी लेवल पे होती थी, आपकी सेकेंडरी लेवल पे होती थी, हायर लेवल पे होती थी, और आपकी यूनिवर्सिटी लेवल पे होती थी जहाँ पे बच्चों को डिग्री दी जाती थी जिससे कि वे लोग जॉब ले सके आगे चल के, ठीक है। तो प्री प्राइमरी लेवल पे इन्होंने बच्चों को थोड़ा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे भी थोड़ा फोकस रखा था, ठीक है ना। उनकी क्या एक्टिविटीज हैं जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट आता है प्री प्राइमरी लेवल पे, उस पे फोकस रखा गया था, ठीक है ना। सेकेंडरी लेवल के पे भी स्कूल ओपन करवाए गए थे, यूनिवर्सिटीज भी आपकी ओपन करवाई गई थी हायर लेवल पे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, एजुकेशन आपकी स्टेजेस में कैटेगराइज थी, ठीक है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे इस वजह से फोकस करा गया था क्योंकि देखो हमारे इंडिया उस टाइम बहुत गरीब था, गरीबी बहुत ज्यादा थी, पॉपुलेशन बहुत थी। अब एजुकेशन देंगे तभी तो हमारे देश की इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, कहीं ना कहीं इकोनॉमी ग्रोथ का लिंक कहीं ना कहीं एजुकेशन से ही है। अच्छी शिक्षा होगी तो बच्चा अच्छा थिंक करेगा, अच्छा कमाएगा, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है। तो उसके लिए भैया हेल्थ एंड न्यूट्रिशन भी बहुत जरूरी है। कुपोषण का शिकार उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा बच्चे थे जो कुपोषण का शिकार थे, तो सरकार ने इस चीज पे भी, देखना नहीं आपने, सरकार में अभी बीच में मिड डे मील स्कीम आपकी स्टार्ट कर दी थी, तो वो सब इसी के ही फर्दर इन्होंने एक्शन लिए थे, इसी में ही आगे चल के, ठीक है ना। तो वही बच्चों को जब अच्छा भोजन मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, तभी तो जब कोई बीमारी उनको नहीं होगी तभी तो वो बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा, है या नहीं। टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, सिक्स्थ पार्ट, इसमें इन्होंने इंपॉर्टेंस दी टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन को भी, ठीक है ना। उसके लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने करा, ठीक है, एजुकेशन का। मेकिंग द सिस्टम वर्क, सेवंथ पॉइंट, ठीक है। इन्होंने इंजोर डाला एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पे एजुकेशन का, ठीक है ना। टीचर की ट्रेनिंग पे, टीचर की पे स्केल पे, उनकी सर्विस कंडीशन पे, ठीक है ना। एंड मेकिंग द स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट देयर ड्यूटीज, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि सिस्टम काम करना चाहिए, सिस्टम को सुस्त नहीं बैठना है, ऐसा नहीं है सिस्टम सिर्फ उसको पता ही नहीं है कि उसको करना क्या है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें काम पता है फिर भी तुम आराम से बैठोगे, ऐसा कोई देखने वाला नहीं है, होता रहेगा सब, ये सब नहीं है। मेकिंग द सिस्टम वर्क, काम करना चाहिए, जिसका जो काम उसी को साझे, जो कहते हैं ना ये कहावत कि स्टूडेंट्स को अपनी ड्यूटीज पता होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए एजुकेशन का, स्कूल को ये बात पता होनी चाहिए, टीचर्स की क्या ड्यूटीज है ये बच्चों को उनको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। उनकी सर्विस कंडीशंस, उनकी पे स्केल्स, या उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए, सब कुछ जो है आपका वो एकदम कहते हैं ना इफेक्टिवली काम होना चाहिए आपका। 8 पॉइंट आता है रीओरिएंटिंग द कंटेंट एंड द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। इसमें इस पार्ट जो था डॉक्यूमेंट का, इन्होंने इस पे एम्फेसिस डाला कोऑर्डिनेशन पे। कोऑर्डिनेशन किसके बीच में, कल्चरल वैल्यूज एंड साइंटिफिक थिंकिंग के बीच में, ठीक है ना। और इन्होंने साथ ही साथ जो आपकी इंडियन लैंग्वेजेस थी उनको भी थोड़ा और डेवलप करा, ठीक है ना। और वैल्यूज, मोरल एजुकेशन भी इन्होंने प्रोवाइड करी जिससे कि बच्चों के अंदर वैल्यूज भी डेवलप हो, ठीक है ना। तो कल्चर, वैल्यूज और साइंटिफिक थिंकिंग, इन दोनों के बीच में एक अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। साइंस एंड मैथमेटिक्स की एजुकेशन भी पे भी इन्होंने जोर डाला, एंड हेल्दी एक्टिविटीज पे भी इन्होंने फोकस डाला जैसे कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे, ठीक है ना। एंड इन्होंने सजेशन भी दिया कि एग्जामिनेशन सिस्टम में भी थोड़ा रिफॉर्म लाया जाए और उसके इवैल्यूएशन प्रोसेस में भी कुछ चेंजेस लाए जाए, ठीक है ना। तो इन्होंने कंटेंट और जो प्रोसेस था एजुकेशन का उसको रीओरिएंट करा था, उसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज करा था, ठीक है ना। ये चाहते थे कि जो हमारे कल्चरल वैल्यूज हैं हमारे देश के, उसको हम कहीं ना कहीं साइंटिफिक थिंकिंग से जोड़ दें, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, हमारी कल्चरल वैल्यूज भी डेवलप होती रहेंगी और बच्चा साइंटिफिक थिंकिंग भी करता रहेगा, ठीक है ना। इंडियन लैंग्वेजेस को भी डेवलप करने की जरूरत पड़ गई, ठीक है ना, उसको भी थोड़ा डेवलप करा, बच्चों को वैल्यूज के बारे में पढ़ाया लिखाया, ठीक है ना। बच्चों के लिए थोड़ा गेम्स एंड स्पोर्ट्स की हेल्दी एक्टिविटीज पे भी ध्यान दिया गया, साइंस एंड मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दिया गया, एग्जामिनेशन सिस्टम में एंड इवैल्यूएशन सिस्टम में भी थोड़ा रिफॉर्म्स लाए गए। नाइन्थ पार्ट आता है आपका द टीचर, इंपॉर्टेंस दी गई टीचर्स को, कैसे
इन्होंने उनकी पे स्केल इंक्रीज करने की बात करी, उनकी सर्विस कंडीशंस को थोड़ा और अट्रैक्टिव और इम्प्रूव करने की बात कही गई। इन्होंने सजेशंस दिए कि हम किस तरीके से टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में रिफॉर्म्स लेके आ सकते हैं, ठीक है ना। तो टीचर भी एक मेन मुद्दा था इनका। द मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन 10th पार्ट, एम्फेसिस डाला गया आपका डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे, ठीक है ना। मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उसको काम दिया गया है वो तो करे ही करे, और वो चाहे तो अपनी तरफ से भी अगर उसको लगता है कि मेरे को ये चीज इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में ये चेंजेस लाने चाहिए, अगर किसी स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा लगता है तो वो कर सकता है। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन इज फ्री, है ना, टू इम्प्लीमेंट एनीथिंग इफ ही वांट्स, ठीक है ना, व्हाट द स्कूल नीड, ओके ना। तो इंडियन एजुकेशन सर्विस आपकी जो होती है नेशनल लेवल पे उसको बनाया गया, प्रोविजनल एजुकेशन सर्विस को स्टेट लेवल पे बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सर्विस थी जिसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉर्म करा गया, ठीक है ना। तो ये भी सजेशंस दिए थे इस डॉक्यूमेंट ने। इसने बोला था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है एजुकेशन का वो एकदम इफेक्टिवली वर्क करे, एंड 6% ऑफ द नेशनल इनकम जो है वो आपकी एजुकेशन पे ही स्पेंड हो, ठीक है ना। हाँ, मतलब कि बस मेन बात तो बस यही थी कि उसने इम्फेसिस डाला था अपॉन द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। ठीक है ना। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब भी क्या होता है, ये इसमें क्या होता है कि आप पावर को शिफ्ट करते हो फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट टू लोकल लेवल्स या लोअर लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट्स एंड सिस्टम। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडियन एजुकेशन सर्विस को नेशनल लेवल पे भी आपका डेवलप करा गया, बनाया गया, फॉर्म करा गया, स्टैब्लिश करा गया, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आपका फॉर्म करा गया, स्टेट लेवल पे भी फॉर्म करा गया, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन का डिसेंट्रलाइजेशन करा गया कि मतलब कि नेशनल लेवल पे अलग, स्टेट लेवल पे अलग, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग। तो ये सब जो है अपना स्टेट के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन का सोचेंगे, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ध्यान करेगा, और वो नेशनल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ध्यान करेगा, ठीक है ना। तो अलग अलग लेवल पे इन्होंने पावर को जो है डिवाइड कर दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल लेवल पे कैसा होना चाहिए, आपका स्टेट लेवल पे कैसा होना चाहिए, और आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो हर कोई अपने अपने काम से फ्री हो गया कि जरूरी नहीं कि नेशनल वाले को भी स्टेट का भी देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं, तुम नेशनल का देखो बस। थोड़ा बर्डन कम कर दिया गया इसी भी दिए, क्योंकि अलग अलग स्टेट के, नेशनल के और डिस्ट्रिक्ट के ये अलग अलग बना दिए गए, ठीक है ना। इसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। फिर आया रिसोर्सेज एंड रिव्यू, 11th पार्ट। इसमें जो है आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी जो है आपका इम्प्लीमेंट करा गया था, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी इसमें ज़रूरी था हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है ना। तो इसमें क्या था कि एक एस्टिमेटेड अमाउंट जो आपका चाहिए था वो इस डॉक्यूमेंट में आपका मेंशन करा गया था, ठीक है ना। और जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो थे उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस किया गया था, और इसका हर 5 साल में ना रिजल्ट आपका रिव्यू किया जाता था फिर, ठीक है ना। मतलब कि कितना बजट बन सकता है आपका वो मेंशन किया जाता था, और हर 5 साल में फिर उसका रिव्यू किया जाता था, ठीक है ना, कि रिजल्ट्स कैसे रहे, ठीक है ना, और फर्दर कितने पैसे की जरूरत लग सकती है इसको और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने में। तो क्या होता था कि हर 5 साल में जब रिव्यू किया जाता था ना, तो उसी रिव्यू रिपोर्ट में फिर ये लोग मेंशन करते थे कि इनको क्या किन किन रिसोर्सेज की जरूरत है, ठीक है ना। और हर 5 साल में फिर उसका रिजल्ट आप ये लोग जो है देखते थे कि कैसा रिजल्ट रहा, ठीक है। द फ्यूचर 12th पार्ट, लास्ट पार्ट में डॉक्यूमेंट में एक्सप्रेस किया गया था डेट कि हम लोग को गोल अचीव करना है ऑफ कंप्लीट लिटरेसी आने वाले फ्यूचर में, ठीक है ना। ठीक है, और बस ठीक है कि हम कंप्लीट लिटरेसी चाहते हैं आने वाले फ्यूचर में। तो ये इस पार्ट में लिखा गया था। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि हर एक पार्ट में क्या क्या चीज मेंशन थी, ठीक है। जो मैंने आपको बताया स्टोरी में, आप इसको अपने लैंग्वेज में भी खुद से लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सर्वे किया गया था इससे पहले, तो उसने अपना एक प्लान ऑफ एक्शन जो है उसने अपना डिक्लेयर करा था सबसे पहले, ठीक है ना। तो उस प्लान ऑफ एक्शन में क्या क्या चीजें थी अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो देखो आपकी मई में डिक्लेयर हुई थी, ठीक है, और 1986 में आपका ही
किसमें, नवंबर में इसका प्लान ऑफ एक्शन आपका डिक्लेयर हो गया था। तो उस प्लान ऑफ एक्शन में आपके 24 पार्ट्स थे, ठीक है ना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट हुई थी तो उस सर्वे के डॉक्यूमेंट में तो ये सब चीजें लिखी हुई थी जो आपके 12 पार्ट में डिवाइडेड थी, ठीक है। उसके बाद इसका एक प्लान ऑफ एक्शन भी डिक्लेयर करा गया था कि किस किस तरीके से हमें प्लानिंग करनी, क्या एक्शन लेना। तो उस वो प्लान ऑफ एक्शन भी आपका डिक्लेयर करा गया था, वो आपका 24 पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो एक एक करके ये पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आप इसके अंदर तो अपनी लैंग्वेज में फिर भी कुछ लिख सकते हो, लेकिन ये पार्ट आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। कि इस पार्ट में ये डॉक्यूमेंट है, ये इसी सीरियल में ही ये डॉक्यूमेंट आपकी उस टाइम पे प्रेजेंट की गई थी, पब्लिश की गई थी कि इंट्रोडक्टरी में क्या था, सेकंड पार्ट में ये था। जैसे आप एस से लिखते हो, पहले बताते हो कि ये, जैसे कि आपको पोल्यूशन के ऊपर लिखना है ऐसे, तो आप पहले बताते हो व्हाट इज पोल्यूशन, फिर बताते हैं कॉजेज ऑफ पोल्यूशन, इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है पोल्यूशन का, क्या आप कर सकते हो कंट्रोल करने के लिए, उसके बाद आप अपने सजेशन देते हो। तो ये एक सीरियल वाइज होता है ना, तो वही चीज ये सीरियल वाइज इसी तरीके से उस डॉक्यूमेंट को उस टाइम पे पब्लिश किया गया था। तो ये आपको एज इट इज ऐसे ही याद करना है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने अपना प्लान ऑफ एक्शन इन्होंने डिक्लेयर करा था। तो ये आपका 24 पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये आपको याद होने ही होने चाहिए, ठीक है। इसको आप मिस नहीं कर सकते, लॉन्ग क्वेश्चन में बनता है ये आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, ठीक है। सो पार्ट फर्स्ट है इसका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, कि इस पार्ट में इन्होंने प्री स्कूल एजुकेशन को इन्होंने स्ट्रेंथन करने की बात कही थी, ठीक है ना। हम किस तरीके से चाइल्ड डेवलपमेंट कर सकते हैं, प्री प्राइमरी एजुकेशन को हम किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, जो हेल्थ केयर है बच्चों की, जो 6 साल तक के बच्चे हैं उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, बच्चों को हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, हेल्दी न्यूट्रिशन हम बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए इन्होंने जो है आपके क्रैचे और डे केयर सेंटर को भी इन्होंने आपका उस टाइम पे बनाना स्टार्ट कर दिया था। क्रैचेस होते हैं ना आपके, क्रैचेस होते हैं ना, जैसे कि आजकल माँ बाप नौकरी वाले हो गए हैं तो वो तो अपना जॉब पे चले जाते हैं, बच्चों को क्रैचेस में छोड़ देते हैं, वो आपके बच्चे की पूरे दिन की केयर करते हैं। या टाइमिंग फिक्स रहती है कि इतने से इतने टाइम तक की आपको केयर करनी है, वहाँ बच्चा खेलता रहता है, खिलाना पिलाना सब कुछ वो बच्चों का देखते हैं फिर, ठीक है ना। बच्चों को एक तरीके जैसे आई बोल देते हैं कि नैनी बोल देते हैं, जैसे कि घरों में नैनी होती है संभालने के लिए, ऐसे ही ये क्रैचेस बनाने जाते हैं। ये भी एक स्कूल की तरह ही समझो, जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है ऐसे ही यहाँ पे बच्चा एक नैनी के घर जा रहा है, कि तो क्रैचेस में जा रहा है, वहां पे बच्चे की टेक केयर रखी जाती है कि आप जब तक ऑफिस से आ रहे हैं तब तक हम अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे। तो इस टाइप के ये आजकल क्रैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं बनने हर सोसाइटी में ही, ठीक है। तो उस टाइम पे इन्होंने क्रैचेस हो गए, डे केयर सेंटर इन्होंने स्टैब्लिश करने उस टाइम पे स्टार्ट कर दिए थे आपके, ठीक है ना। ठीक है, हेल्दी न्यूट्रिशन उन्होंने बच्चों को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया था। एक अर्ली चाइल्ड एजुकेशन स्कीम थी, उसके तहत इन्होंने जो है आपका एक हेल्दी न्यूट्रिशन भी बच्चों को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो समझ में आया। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का मतलब क्या हुआ कि जो प्री स्कूल वाले बच्चे हैं उनकी एजुकेशन को हमें किस तरीके से स्ट्रेंथन करना है, हमें उन बच्चों को पहले तो हेल्दी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। और दूसरा कि एक क्रैचे एंड डे केयर सेंटर भी वहां पे आपके बनने स्टार्ट हो गए थे, जिससे कि बच्चे की अच्छे से केयर हो सके, उसको एक प्रॉपर एजुकेशन मिल सके, ठीक है। चाइल्ड का, बच्चे का डेवलपमेंट कैसे हो सके, इन सब चीजों के बारे में इन्होंने यहाँ पे बात की थी, ठीक है। दूसरा आ जाता है एलिमेंट्री एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। देखो इसमें पार्ट में बोला गया था कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो आपके 1 किलोमीटर के अंदर अंदर आपके प्राइमरी स्कूल आपके स्टैब्लिश होने चाहिए, हर 1 किलोमीटर पे आपका प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, ठीक है ना। जो अपर प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वो आपके 3 किलोमीटर की गैप में होने चाहिए, और जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स होते हैं वो एज पर द रिक्वायरमेंट आप बना सकते हो। जैसे कि आज के टाइम पे आप देख सकते हो प्री प्राइमरी स्कूल्स हैं, आप एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी में तो आपको जगह जगह प्री प्राइमरी स्कूल्स मिल जाएंगे, है या नहीं। आप एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाओ, हर सेक्टर में आपको 2-2 या 3-3 प्राइमरी स्कूल्स आपके मिल जाएंगे, है ना। इनफैक्ट एक ही लोकेलिटी में भी कई बार हो जाता है कि 2 प्राइमरी स्कूल 3 प्राइमरी स्कूल है। इनफैक्ट मेरी लोकेलिटी में देखो, मेरे घर से बाहर मैं निकलती हूँ तो 3-4 प्राइमरी स्कूल मेरे घर से बाहर ही है, एक उस रोड पे, एक उस रोड पे, एक सामने वाली रोड पे, ऐसे करके, ठीक है ना। तो हर 1 किलोमीटर की रेडियस पे आपको प्राइमरी स्कूल बनाने हैं, हर 3 किलोमीटर की रेडियस पे आपके प्री प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर के रेडियस पे, प्राइमरी स्कूल्स आपके
3 किलोमीटर के रेडियस पे, और जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है वो एज पर द रिक्वायरमेंट आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसी के अलावा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को भी इम्प्लीमेंट करा गया था, जिससे कि हम जो प्राइमरी स्कूल की कंडीशन है उसको इम्प्रूव कर सकें, ठीक है ना। इसमें जो रिसोर्सेज होते थे उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता था। प्राइमरी स्कूल्स में 2 रूम की बिल्डिंग होती थी, फर्नीचर अच्छा होता था, टीचिंग एड्स होते थे, स्पोर्ट गुड्स भी होते थे, और एटलीस्ट 2 टीचर, ठीक है, एटलीस्ट 2 टीचर। ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि कम से कम एक बिल्डिंग में 2 रूम तो हो, उसमें फर्नीचर अच्छा हो, टीचिंग एड्स हो, स्पोर्ट गुड्स भी हो, और एटलीस्ट 2 टीचर तो हो। अंडर द ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्लान ये बोलता है आपका, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्लान क्या बोलता है कि 2 रूम बिल्डिंग हो, फर्नीचर, टीचिंग एड्स, स्पोर्ट गुड्स एंड एटलीस्ट 2 टीचर्स, ठीक है। ये आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट है प्राइमरी स्कूल्स की, जो उनको ये रिसोर्सेज अवेलेबल करवानी है, ये फुलफिल करनी ही करनी है, ठीक है। तीसरा आता है आपका सेकेंडरी एजुकेशन है, नवोदय विद्यालय, ठीक है। इन्होंने एक कंप्लीट फ्रेमवर्क प्रेजेंट करा अपने इस पार्ट में फॉर द एक्सपेंशन एंड द अपलिफ्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। किस तरीके से हम सेकेंडरी एजुकेशन को अपलिफ्ट कर सकते हैं, उसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी स्कूल्स आपके एज पर द रिक्वायरमेंट ही ओपन होते थे। जो कंडीशन होती थी सेकेंडरी स्कूल्स की उनको इम्प्रूव करी गई, ओपन एजुकेशन ऑर्गेनाइज करी गई सेकेंडरी लेवल पे, ठीक है ना। और आपके कुछ स्कूल्स भी आपके स्टैब्लिश करे गए, जैसे कि नवोदय विद्यालय, ये आपके सेकेंडरी स्कूल्स में ही आते हैं, ठीक है ना। फिर आते हैं आपके वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इसका क्या मतलब होता है कि आप जो है जो देखो, इसमें इन्होंने एम्फेसिस डाला कि बच्चों के अंदर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने क्या करा, अलग अलग वोकेशनल कोर्सेज इन्होंने इंक्लूड करे 10+2 लेवल पे, ठीक है ना। स्पेशल इंस्टीट्यूशंस भी उनके लिए स्टैब्लिश करे, वो बच्चे जो आपके अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए मतलब फोकस इस पे किया था कि बच्चों के पास एक वर्किंग एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने वोकेशनल कोर्सेज जो होते हैं वो इंक्लूड करे थे 10+2 लेवल पे, ठीक है, जिससे कि बच्चों के पास स्किल्स हो सके, उनके पास एक वर्किंग एक्सपीरियंस हो सके, ठीक है। फिर आते हैं आपका हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में इन्होंने हायर एजुकेशन के इंप्रूवमेंट की बात करी, ठीक है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिट होते थे हायर स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। करिकुलम को दोबारा से इन्होंने रीस्ट्रक्चर करा, रिसोर्सेज अवेलेबल करवाए जो जरूरी थे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, ठीक है ना। और एक रिफ्रेशर कोर्स प्रोग्राम भी इन्होंने टीचर्स के लिए ऑर्गेनाइज करा। क्या? रिफ्रेशर कोर्स प्रोग्राम, ये टीचर्स के लिए था। इसमें टीचर्स को लेके था कि किस तरीके से आपको करिकुलम फॉलो करना है, सब कुछ इस टाइप का ही उसमें था। जो टीचर्स काम करते, जो उनकी ड्यूटीज है, उसी के बारे में इन्होंने यहाँ पे बात करी थी, ठीक है। फिर आते हैं ओपन यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस एजुकेशन। इस पार्ट में इन्होंने जो प्लान था, वो जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, जो कि आज भी है आपकी न्यू दिल्ली में, इस प्लान में इस ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स को एक्सपेंड करने की बात करी गई थी, ठीक है ना। एंड टू केयरफुली स्टैब्लिश न्यू ओपन यूनिवर्सिटीज, ठीक है, और कुछ नई ओपन यूनिवर्सिटीज के स्टैब्लिशमेंट की बात करी गई थी। और जो आपकी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने, इसके कुछ प्रोग्राम्स में भी चेंजेस लाए गए थे, उनको और एक्सपेंड किया गया था, ठीक है ना। ये इस पार्ट में इन्होंने आपका मेंशन किया था। फिर आते हैं आपके रूरल यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स। इस प्लान में इन्होंने एक सेंट्रल एक तरीके से आप कह सकते हैं काउंसिल इन्होंने आपकी फॉर्म करी थी रूरल इंस्टीट्यूट्स के लिए, ठीक है ना, जिससे कि रूरल यूनिवर्सिटीज को दोबारा से रिस्ट्रक्चर किया जा सके और उनको एक ऑटोनॉमी प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है ना, हेल्प थोड़ी बहुत प्रोवाइड की जा सके। तो रूरल यूनिवर्सिटीज और जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके लिए इन्होंने एक काउंसिल को आपका प्रिपेयर करा था, ठीक है ना, जो इसके करिकुलम को जो दोबारा से रिस्ट्रक्चर कर सके, ठीक है ना, जो इनकी वर्किंग कंडीशन है उसको ही ओवरऑल दोबारा से रिस्ट्रक्चर कर सके और उनको एक ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर सके, ठीक है। टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, ठीक है ना, अभी तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसने जो है टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन पे फोकस करा था, जिससे कि बच्चों को
टेक्निकल एजुकेशन मिल सके, ठीक है ना, जिससे कि वो उनके अंदर टेक्निकल स्किल्स डेवलप हो, ठीक है ना। मैनेजमेंट एजुकेशन मिले बच्चों को, जिससे कि वो मैनेजमेंट करना जाने की, दैट हाउ टू मैनेज, कहते हैं ना, हाउ टू मैनेज होटल या हाउ टू मैनेज एनी काइंड ऑफ वर्क, ठीक है ना। आज के टाइम पे तो हर चीज मैनेज ही करनी होती है, अकाउंट का बिल है तो उसको कैसे मैनेज करना है, ये सब चीजें बच्चों को यहाँ पे सिखाई जाती रही, ठीक है ना। स्टेट टेक्निकल एजुकेशन के लिए स्टेट टेक्निकल बोर्ड था, ठीक है ना, उसको भी एक गुड आपका ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाती थी जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है ना। और आपका नेशनल लेवल पे ऑल इंडिया काउंसिल होती थी फॉर द टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है ना। नेशनल लेवल पे आपका AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। और स्टेट लेवल पे आपका क्या होता था, स्टेट टेक्निकल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, स्टेट टेक्निकल बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो नेशनल लेवल पे अलग काउंसिल थी आपकी और स्टेट लेवल पे अलग काउंसिल थी, ये दोनों आपके अपने अपने लेवल पे जो है टेक्निकल एजुकेशन को और मैनेजमेंट एजुकेशन को ऑर्गेनाइज करते थे, ठीक है ना। और जो इंस्टीट्यूशंस होते थे उनको ऑटोनॉमी भी प्रोवाइड ये लोग करते थे, ठीक है। मेकिंग द सिस्टम वन, वही बात आ गई है या नहीं। कुछ पॉइंट्स तो देखो उसी के बिल्कुल डिक्टो यहाँ पे सेम, ठीक है ना। तो मेकिंग द सिस्टम वर्क का मतलब क्या है कि कोई भी डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए एजुकेशन के इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है ना। जिसका जो काम है वो वही करे, जो एडमिनिस्ट्रेशन है आपका, जो वर्किंग सिस्टम है टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, वो एकदम वेल डिफाइंड होना चाहिए एंड प्रॉपरली फॉलो किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं डीलिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम जॉब्स एंड मैन पावर प्लानिंग। देखो इन्होंने स्टेप्स लिए कि ये डिग्रीज को जॉब से डीलिंक कर देंगे कुछ एरियाज में सिर्फ, ठीक है ना। ये जो प्रपोजल था आपका, ये आपका अप्लाई नहीं हुआ कुछ कोर्सेज पे, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, मेडिसिन हो गया, लॉ हो गया, टीचिंग हो गया। मतलब जैसे होता था ना कि डिग्री मिल जाती थी बच्चों को, तो डिग्री के बाद बच्चे जॉब ले सकते थे उस डिग्री की मदद से। तो इन्होंने कुछ कोर्सेज में डिग्री का जॉब से जो लिंक था ना उसको खत्म कर दिया था कुछ कोर्सेज में, सिर्फ और सिर्फ। जैसे कि इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है, लॉ है, टीचिंग है, तो इनमें ये अप्लाइड नहीं था। भाई इंजीनियरिंग के लिए तो तुम्हें डिग्री चाहिए, लॉ के लिए भी तुम्हें डिग्री चाहिए, टीचिंग के लिए भी डिग्री चाहिए तुम्हारे को, ठीक है ना। तो कुछ कोर्सेज में इन्होंने ऐसा करा था, इन्होंने डिग्री को डीलिंक कर दिया था जॉब से। डीलिंकिंग जो थी ये आपकी अप्लाई करी गई थी सर्विसेज में, ठीक है ना, जहाँ पे यूनिवर्सिटी डिग्री की कोई ऐसी खास रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है ना। तो जैसे कि आपकी, ठीक है, क्यों इन्होंने कोशिश करी डीलिंकिंग करने की, जिससे कि हमारे इंडिया में मैन पावर प्रोड्यूस हो सके। जैसे सर्विसेज जैसी जॉब में जहाँ पे सर्विसेज होती थी, सर्विसेज में देखो कितनी तरीके की सर्विसेज होती हैं आपकी, क्या कहते हैं, मतलब मैं ऐसे कैसे बताऊँ, जैसे कि बहुत सारी सर्विसेज होती हैं आजकल। जैसे कोई मशीन खराब हो गई, तो जैसे होते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी की छोटी छोटी दुकानें होती हैं, उनका काम क्या होता है, छोटा मोटा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान अगर आपका खराब हो गया तो वो सही कर देते हैं, है ना। जैसे आप घर का कोई स्विच खराब हो गया तो उसके लिए इलेक्ट्रीशियन अलग से होता है। तो छोटे छोटी जो सर्विसेज वाले मैन पावर होते हैं, वो हमारे इंडिया में प्रोड्यूस हो सके, मतलब ज्यादा से ज्यादा मैन पावर हम अपने इंडिया में चाहते थे, ठीक है, जिससे कि फ्यूचर डिमांड जो है सोसाइटी की उसको हम पूरा कर सके। क्योंकि भाई हमारे देश के हालात ठीक नहीं थे, तो सारी डिग्री लेके जॉब लेके बैठ जाएंगे तो ये जो छोटी छोटी सर्विसेज वाले काम है ये कौन करेगा फिर, है या नहीं। मैन पावर भी तो इंडिया को चाहिए, कोई बिल्डिंग बनाने वाला भी तो चाहिए। सारे आर्किटेक्ट बन जाएंगे तो बिल्डिंग कौन बनाएगा, है या नहीं। तो मैन पावर प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी थी। मैन पावर हमारे इंडिया को चाहिए थी जो हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर की डिमांड को पूरा कर सके, इसीलिए इन्होंने कुछ कोर्सेज में डिग्रीज को डीलिंक कर दिया था जॉब से, कि इस जॉब के लिए आपको डिग्री की जरूरत नहीं है। जो अगर आप चाहते हो बिल्डिंग बनाना, आप चाहते हो ये वाला सर्विस वाला काम करना, तो आप बिना डिग्री के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इस चीज के लिए भी इंडिया को जरूरी थी। भाई हर कोई तो डिग्री नहीं ले सकता था, हर किसी पे जरूरी नहीं उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी, लेकिन वो जॉब करना चाहता है इस पर्टिकुलर सर्विस में। अब वो सोचेगा मैं पहले डिग्री लूंगा फिर सर्विस करूंगा, तो ऐसा नहीं था, ठीक है ना। तो उनको बस सीधी सीधी ट्रेनिंग दी जाती थी, काम सीख लिया और अपना धंधा स्टार्ट कर दो, ऐसा कुछ था उनमें, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भाई इन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम इन्होंने बनाए कि हम रिसर्च वर्क को और किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने रिसर्च सेंटर्स को भी इन्होंने बनाना स्टार्ट करा, ठीक है ना। और जो टैलेंट को ढूंढने की कोशिश करी जो रिसर्च में वाकई में काबिल थे, ठीक है ना, और उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी गई, ठीक है। एजुकेशन फॉर वुमेन इक्वालिटी, वुमेन्स को भी अपॉर्चुनिटी दी गई एजुकेशन की, ठीक है ना। उनके लिए सेपरेट स्कूल्स खोले गए, कॉलेजेस खोले गए गर्ल्स के लिए अलग से, ठीक है ना। और जिससे कि स्कॉलरशिप्स भी यहाँ पे लड़कियों को दी गई, ठीक है ना। और कोशिश करी गई ज्यादा से ज्यादा कि वुमन टीचर को ही यहाँ पे अपॉइंट किया गया, ठीक है ना। क्योंकि देखो यार उस टाइम की थिंकिंग में फैमिली की और आज की टाइम की थिंकिंग में बहुत डिफरेंस है। तो उस टाइम पे तो सेपरेट गर्ल्स स्कूल कॉलेजेस हो गए थे, तो पेरेंट्स भी थोड़ा हो गए थे कि हाँ चलो बच्चों को भेजना चाहिए, सेपरेट स्कूल्स हैं और लेडीज टीचर ही पढ़ा रही है। तो वुमेन एजुकेशन के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ करा, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, जितना वे लोग कर सकते थे, ठीक है। एजुकेशन दी एससी एसटी ओबीसी को, भाई मतलब एजुकेशन इक्वालिटी थी, जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट में ही लिखा हुआ था एक पॉइंट, एजुकेशन इक्वालिटी। तो इसके लिए इन्होंने चाहे वो किसी भी कास्ट से, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे हैंडीकैप हो, चाहे वो माइनॉरिटी से बिलोंग करता, चाहे वो ट्राइबल एरिया से बिलोंग करता, सबको एजुकेशन दी इन्होंने, ठीक है ना। इसके लिए इन्होंने अलग से स्टैब्लिश करे स्कूल्स को, ठीक है ना। स्कॉलरशिप्स इन बच्चों को प्रोवाइड करी गई, हॉस्टल्स अरेंज करे गए इन बच्चों के लिए, और टीचर्स भी अपॉइंट करे गए इन्हीं की कम्युनिटी से, ठीक है ना। तो बहुत कुछ करा, ठीक है ना, क्योंकि मकसद था इनका, एजुकेशन एक वो शस्त्र था इनके लिए जो इनकी देश की डेवलपमेंट कर सकता था इकोनॉमिकली भी, और और थोड़ा देश को और स्टैंडर्डाइज कर सकता था। तो एजुकेशन ही एक वो शस्त्र था इनके पास, ठीक है ना। तो इस पे इन्होंने पूरा फोकस करा, एजुकेशन माइनॉरिटीज को देने की बात करी, हैंडीकैप्ड के लिए अलग से स्पेशल एजुकेशन होती है आपकी, तो उसके लिए अलग से स्पेशल स्कूल्स इन्होंने आपके बनाए। एडल्ट एजुकेशन पे भी इन्होंने ध्यान दिया कि भाई कोई भी एजुकेशन से वंचित ना रहे, जिसका जब मन करे वो एजुकेशन ले सकता है, कोई अडल्ट है तो उसके लिए एक शॉर्ट डिग्री प्रोग्राम्स इन्होंने चलाए थे। जो अडल्ट आपका अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहता है, अपनी स्किल्स को और इंक्रीज करना चाहता है, तो वो एडल्ट एजुकेशन अपनी कर सकता था। एक शॉर्ट टर्म पीरियड की आपकी एजुकेशन होती थी आपकी, ठीक है ना, जो आप कभी भी ले सकते थे, किसी भी फील्ड में ले सकते थे, ठीक है। तो एडल्ट एजुकेशन को भी इन्होंने फोकस करा था। इसके लिए इन्होंने रूरल एरियाज में और हर एरियाज में जो है इन्होंने लाइब्रेरीज को स्टैब्लिश करा था, रीडिंग रूम्स इन्होंने बनवाए थे, ठीक है ना। एजुकेशन सेंटर इन्होंने आपके स्टैब्लिश करे थे जहाँ पे एडल्ट एजुकेशन आपकी दी जाती थी अलग से। तो बहुत कुछ करा था, इसके लिए लाइब्रेरीज वगैरह भी इन्होंने आपकी करी थी, ठीक है ना। कंटेंट एंड द प्रोसेस ऑफ स्कूल, देखो ये कुछ पॉइंट देखो आपको याद है ना, कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये आपका इसमें भी था। तो कुछ पॉइंट हैं जो आपके सेम है, तो कुछ ही पॉइंट ही आपको याद करने की जरूरत है। स्पेशल एम्फेसिस डाला गया आपका करिकुलम पे, टेक्स्ट बुक्स में रिफॉर्म लेकर आया गया, एनसीईआरटी को प्रायोरिटी दी गई, ठीक है ना। इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड द एग्जामिनेशन प्रोसेस पे, इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड एग्जामिनेशन में रिफॉर्म्स लेके आए गए, ठीक है ना। पब्लिक एंड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो आपके होते थे वो सिर्फ आपके 10th में और 12th में ही होते थे। आज के टाइम पे भी देखो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होते हैं ना, जहाँ पे आपका कहीं दूर सेंटर पड़ता था, 10th और 12th में एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होते थे। तो ये जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होते थे आपके 10th एंड 12th में ही होते थे, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम होता था, ठीक है। उस टाइम पे आपका अनफेयर मीन्स जो होता था एग्जामिनेशन में, उसको खत्म करने के लिए एक अलग से लेजिस्लेशन इन्होंने आपका फॉर्मुलेट करा था। नेशनल टेस्टिंग सर्विस इन्होंने स्टार्ट कर दी थी, ठीक है ना। तो बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे जिससे कि हम वाकई में बच्चों की नॉलेज को माप सके, ठीक है ना। सिर्फ पास करने के लिए बच्चों को एग्जाम ना देना चाहिए, बल्कि उनकी वाकई में उनका आईक्यू लेवल, उनका जो कितनी इसके अंदर नॉलेज है वो सब भी हम टेस्ट कर पाए, ऐसा कुछ होना चाहिए। यूथ एंड स्पोर्ट्स पे इन्होंने पूरा फोकस करा था, जिससे कि बच्चे हेल्दी एक्टिविटीज अगर करते रहेंगे तो वो बॉडी उनकी फिट रहेगी और वो अच्छे से अपना एजुकेशन पे भी फोकस कर पाएंगे। स्पोर्ट्स भी उतना ही जरूरी है जितनी कि एजुकेशन जरूरी है, तो इसके लिए एक नया सा सिस्टम लाया गया, ठीक है ना।
लैंग्वेज डेवलप करने की भी इन्होंने बात कही। इन्होंने जो इंडियन लैंग्वेजेस थे उनको भी और डेवलप करा, जिससे कि बच्चे साइंटिफिक थिंकिंग कर सकें। साइंस एंड मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट जैसे आपके हैं, तो साइंटिफिक थिंकिंग के लिए साइंटिफिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। उसके लिए उन्होंने इंडियन लैंग्वेजेस को भी इन्होंने डेवलप करने की पूरी कोशिश करी। ठीक है। कल्चर पर्सपेक्टिव मतलब कि कल्चरल प्रोग्राम्स आपके भी आपके जो है करिकुलम में इंक्लूड करवाए गए। ठीक है, जिससे कि बच्चों के अंदर कल्चरल वैल्यूज डेवलप हो। ठीक है ना, और वो आपके कहीं ना कहीं कल्चरल वैल्यूज को साइंटिफिक थिंकिंग से लिंक करें। ठीक है। मीडिया एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी भी आपके बच्चों को दी जाती थी। एजुकेशन में आपका मतलब कैसे मीडिया एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था, सॉरी, जैसे कि रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर हो गए, प्रोजेक्टर्स हो गए। ठीक है ना, तो इन सब टेक्नोलॉजी के थ्रू एजुकेशन बच्चों को दी जाने लग गई थी, ये इफेक्टिव लर्निंग के लिए। ठीक है ना, जिससे कि बच्चे और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें चीजों को, उनको अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है। टीचर्स एंड देयर ट्रेनिंग, टीचर्स की भी ट्रेनिंग दी जाने लग गई थी। ठीक है ना, इसके लिए इन्होंने अलग से इंस्टीट्यूट आपका फॉर द टीचर ट्रेनिंग, जिसको हम डाइट्स बोलते हैं, DIET, डाइट्स मतलब कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है ना, ये एस्टेब्लिश कराए जाने लग गए थे हर स्टेट्स में। ठीक है ना, अच्छे अच्छे कॉलेजेस जो हैं वो आपके टीचर एजुकेशन प्रोवाइड करने लग गए थे। ठीक है ना, तो टीचर एजुकेशन भी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी थी। ठीक है ना, तो क्योंकि एक अच्छा नॉलेजेबल टीचर ही एक अच्छा ज्ञान भी तो दे पाएगा। जब उसको खुद को ही नहीं पता होगा तो वो क्या ज्ञान देगा। मैनेजमेंट था एजुकेशन का बहुत अच्छा सा, एक इफेक्टिव मैनेजमेंट था एजुकेशन का, जो जिससे कि हम जो है जिससे कि हम स्ट्रेंथन कर सकें ह्यूमन रिसोर्स को। ठीक है, और क्या कहते हैं, इंडियन एजुकेशन सर्विस अच्छे से हम ऑर्गेनाइज कर सकें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। तो एक बहुत ही इफेक्टिव मैनेजमेंट था एजुकेशन का, जो हम जिससे कि बच्चे जो हैं अच्छे से पढ़ सके, उनकी नॉलेज, उनका दिमाग विकसित हो सके, इसके लिए। ठीक है, तो ये आपके 24 पार्ट्स थे उस प्लान ऑफ एक्शन के। ठीक है, अब इसके बेसिक फीचर्स क्या थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, देखो। ये तो वैसे तो मैं आपको बताऊं, जो हमने ये पढ़ा है ना कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या सब था, वही उसी को ही घुमा फिरा के फीचर्स हो जाते हैं आपके। तो जैसे देखो कि एक तो जैसे कि देखो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है एजुकेशन का, उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया था, है या नहीं। आपका नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे आपका जो है अलग से आपका जो है आपका मतलब कि इंडियन एजुकेशन सर्विस आपकी बनवाई गई थी नेशनल लेवल पे, प्रोविजनल एजुकेशन सर्विस थी स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सर्विस आपकी फॉर्म करी गई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है ना, तो डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस किया जाता है कि जहाँ पे पावर शेयर होती थी नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कि ये अपने अपने नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट्स का एडमिनिस्ट्रेशन को ये लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, जो वहाँ के नेशनल लेवल के जितने भी स्कूल्स हैं सब उसको फॉलो करेंगे, या स्टेट लेवल के जितने भी स्कूल्स हैं उसको फॉलो करेंगे। ठीक है ना, तो स्टेट्स देखो सबकी अपनी अपनी नीड्स होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की अपनी एक नीड होती है, स्टेट लेवल की अपनी एक नीड होती है, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेंट्रलाइज कर दिया था। ठीक है, सफिशिएंट रिसोर्सेज इन्होंने अवेलेबल कराई थी, जो जो जरूरत है एजुकेशन की ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है ना, ऑटोनॉमी इन्होंने प्रोवाइड करी थी, फाइनेंशियल एड जितनी प्रोवाइड कर सकते थे करी थी इन्होंने। ठीक है, 10+2+3 का पैटर्न था एजुकेशन का, उसको ही होल कंट्री में आपका इंप्लीमेंट करा गया था। अलग अलग लेवल्स पे एजुकेशन ऑर्गेनाइज करी गई थी, आपका प्री प्राइमरी था, सेकेंडरी था, हायर था। ठीक है, प्री प्राइमरी एजुकेशन को भी ऑर्गेनाइज किया गया था। जो गोल था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, उसको भी अचीव करा गया था एज सून एज पॉसिबल। प्राइमरी एजुकेशन जो होती थी आपकी, प्री प्राइमरी एजुकेशन फ्री थी, कंपलसरी थी, बच्चों को न्यूट्रिशन दिया जाता था। ठीक है ना,
सेकेंडरी एजुकेशन को भी रीऑर्गेनाइज करा गया था, उसमें भी चेंजेस लाए गए थे। हायर एजुकेशन को भी एक्सपेंड करने की बात कही थी, उसको अपलिफ्ट करने की बात करी गई थी, उसका स्टैंडर्ड रेज करने की बात करी थी, सब पीछे पढ़ा है हमने। टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन में भी रिफॉर्म्स लेके आए गए थे, ठीक है। एग्जामिनेशन सिस्टम एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस को भी अपलिफ्ट करा गया था। टीचर्स का स्टैंडर्ड और टीचर ट्रेनिंग को भी अपलिफ्ट करा गया था। अडल्ट एजुकेशन को भी इन्होंने एक्सटेंड किया था, है ना, अडल्ट एजुकेशन को भी इन्होंने इंक्लूड करा था। कंटिन्यूइंग एजुकेशन भी इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी, आपकी रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर हो गए, प्रोजेक्टर्स हो गए, इन सब का भी एजुकेशन यूज, इन सब का टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था फॉर द इफेक्टिव लर्निंग, ठीक है। एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा इफेक्टिव बनाया गया था बाय डिफरेंट मीन्स, ठीक है। जैसे कि आपका इसमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी आपकी आ गई, ठीक है। कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए गए थे फॉर द इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज की, चाहे एससी कास्ट का, चाहे एसटी का, माइनॉरिटी का, हैंडीकास्ट, उसके लिए एक अलग से स्टेप्स लिए गए थे कि हर किसी के पास एक्सेस होना चाहिए एजुकेशन का। स्पेशल अटेंशन दी गई थी वुमेन एजुकेशन को, उनको अलग से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी गई थी, उनके अलग से स्कूल्स एस्टैब्लिश करे गए थे, हॉस्टल्स एस्टैब्लिश करे गए थे। कोशिश की गई थी कि आपकी वुमेन टीचर ही अपॉइंट हो इन स्कूल्स में, है ना। एससी एसटी बच्चों को भी प्रॉपरली एजुकेशन ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। जो बच्चे बैकवर्ड रीजन से हैं उनके लिए भी एजुकेशन ऑर्गेनाइज करी गई थी अलग से। जो आपके माइनॉरिटी से हैं उनके लिए भी स्पेशल अटेंशन दी गई थी उनके एजुकेशन पे। हैंडीकैप्ड, जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे, उनके लिए भी एजुकेशन अलग से आपकी ऑर्गेनाइज करवाई गई थी, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीजें थी जो इन्होंने करी थी। यही चीज देखो इनके मेरिट्स में भी आ जाएंगे। देखो एजुकेशन को उन्होंने बोला था एज अ सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यस। प्लान ऑफ एक्शन एंड फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स भी इन्होंने लेकर आए थे, ठीक है ना। फाइनेंशियल हेल्प इन्होंने हर इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करी थी। उनको एक प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल करवाए थे इन्होंने। एक स्ट्रक्चर डिफाइन करा था इन्होंने एजुकेशन का, वही प्री प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, हायर लेवल, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी इन्होंने ऑर्गेनाइज करा था फॉर द प्राइमरी एजुकेशन, जिसमें आपके एटलीस्ट 2 टीचर्स होने चाहिए, 2 रूम की बिल्डिंग होनी चाहिए वहां पे आपका, ठीक है ना। और क्या होना चाहिए वहां पे आपका, टीचिंग एड्स होने चाहिए, ठीक है ना। तो इन्होंने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यही तो था, ठीक है। बच्चों को उसमें न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड किया जाता था, हेल्दी, ठीक है। पे सेटिंग स्कूल्स आपके किस पे, सेकेंडरी लेवल्स पे, सेकेंडरी लेवल्स पे इन्होंने अलग से स्कूल्स एस्टैब्लिश करने की बात करी गई थी। ओपन यूनिवर्सिटीज को एस्टैब्लिश करने की बात करी गई थी, और जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, उसके प्रोग्राम्स में भी कुछ एक्सपेंड करने की बात की गई थी। टेक्निकल एजुकेशन को का स्टैंडर्ड और रिस्क हाई करने की बात करी गई थी। टीचर एजुकेशन में भी रिफॉर्म्स लेके आया गया था, उनकी पे स्केल्स को, उनके सर्विस कंडीशंस को इम्प्रूव किया गया था। एग्जामिनेशन में रिफॉर्म लाया गया था, ठीक है ना। ग्रेडिंग बेस्ड सिस्टम था। 10th एंड 12th में आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता था, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के भी होते थे आपके उस टाइम पे, ठीक है ना। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग एंड अकाउंटेबिलिटी की मतलब कि आपकी जो ये एजुकेशन पॉलिसी थी, इसमें आपके मेजर्स कुछ इस तरीके से सजेस्ट करे गए थे, जिसमें इन्होंने 3 लैंग्वेज स्ट्रक्चर रखा था, ठीक है ना। और बच्चों को कम पढ़ाया जाता था लेकिन इफेक्टिव पढ़ाया जाता था, ठीक है ना। सबको अपनी अपनी ड्यूटीज समझाई गई थी कि क्या ड्यूटी है स्टूडेंट की, क्या ड्यूटी है टीचर की, क्या ड्यूटी है एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है ना। इक्वालिटी थी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज में, ठीक है ना। हर कोई हकदार था एजुकेशन लेने का, चाहे वो एससी एसटी हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो हैंडीकैप्ड हो, ठीक है। तो ये था आपका मेरिट्स। डीमेरिट्स क्या थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, कि कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी एजुकेशन में। कैसे, देखो कैसे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आपकी एजुकेशन पॉलिसीज जो डिफाइन की थी, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती थी, जिनके लिए उनको फुल ग्रांट मिलता था सेंटर की तरफ से, उसको तो वो अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करती थी। और जिसके लिए उसको पार्शल ग्रांट मिलता था सेंटर की तरफ से या मिलता ही नहीं था, उस पॉलिसीज को वो जो है अपने यहाँ इम्प्लीमेंट ही नहीं करती थी, ठीक है ना। तो जो आपके एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स थे, ठीक है ना, तो वो उनका जो काम है वो नहीं कर रहे थे, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, वही वाली बात आ गई, जिसकी जो काम दिया गया था वो काम ही नहीं कर रहा था, ठीक है ना। पब्लिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, पब्लिक कॉपरेशन जहां होना चाहिए था उसकी जगह आपका पब्लिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। कैसे, कि इस प्लान ऑफ एक्शन को अचीव करने के लिए आपका जो है अलग अलग कमिटीज आपकी फॉर्म करी गई थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, है ना, इस प्लान ऑफ एक्शन को आपका अचीव करने के लिए। तो
जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते थे, तो वो क्या करते थे, बहुत ही हैवी अमाउंट चार्ज कर देते थे एडमिशन के टाइम पे, ठीक है ना। तो इससे क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब वो लोग क्या कर रहे थे कि जैसे नई नई पॉलिसी आई है कि भाई अब तो सरकार ने ऐसी पॉलिसी चालू कर दी, अब स्कूल में ये होगा वो होगा, इसके लिए आपको भाई, जैसे इन्होंने अपने करिकुलम में स्पोर्ट्स भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया, ठीक है, और इन्होंने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी अपने यहाँ पे ये ले आए। तो ये लोग क्या करते थे, एडमिशन के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में फीस चार्ज कर देते थे। तो यहाँ पे पब्लिक का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, ठीक है, कोई कॉपरेट ही नहीं कर पा रहा था इनके साथ, ठीक है। तो ये क्या चल रहा था, बस पैसे कमाने का धंधा चल रहा था। हायर एजुकेशन हैज बिकम कॉस्टली, बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जा रही थी हायर एजुकेशन, ठीक है ना। स्टैंडर्ड भी उसका कम होता जा रहा था क्योंकि कोई ले ही नहीं पा रहा था, ठीक है ना। बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गई थी क्योंकि इसका स्टैंडर्ड, बेशक सरकार ने तो कहा था कि इसके स्टैंडर्ड उन्होंने रेज करा था हायर एजुकेशन का, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गई थी, ठीक है ना। और इन्होंने जो है सेल्फ फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूशंस को जो होते थे उनको एनकरेजमेंट करा था एजुकेशन पॉलिसी में, मतलब कि हायर एजुकेशन जो होते थे ये सेल्फ फाइनेंस्ड ही होते थे, ठीक है ना। बहुत ही रेयर इनको फाइनेंशियल एड मिलती थी। तो स्टैंडर्ड तो रेज जब होगा, स्टैंडर्ड भी रेज नहीं होता था तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाते थे, ठीक है ना। कहीं से तो फाइनेंशियली मीट इनको करना पड़ेगा ना। तो ये लोग क्या करते थे, कॉस्टली चार्ज कर देते थे बहुत ज्यादा, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस ये लोग होते थे, इसी वजह से कोर करिकुलम इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। मतलब देखो, जैसे ये मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट 10 इयर्स होते थे एजुकेशन में, उसमें बच्चों को नेशनल वैल्यूज के बारे में, नेशनल वैल्यूज बच्चों के अंदर डेवलप की जाती थी। तो उस टाइम पे कोई कोर करिकुलम नहीं था, ठीक है। फिर जब आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब आपकी डिक्लेयर भी हो गई थी, तो आपका जो कोर करिकुलम था वो प्रिपेयर हुआ था फर्स्ट 10 इयर्स ऑफ एजुकेशन के लिए, ठीक है ना। फिर उसमें आपका एनसीईआरटीज को प्रिपेयर करा गया था, कोर करिकुलम में लाया गया था, ठीक है ना। लेकिन किसी ने भी जो है इस कोर करिकुलम को अडेयर नहीं करा, उसको फॉलो नहीं करा। और आपका हर प्रोविजनल स्टेट ने, हर स्टेट गवर्नमेंट ने जो है अपना अपना खुद का एक कोर करिकुलम बना लिया, उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी बिल्कुल भी, सबका अपना अपना करिकुलम था, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट को परेशानी भी हो रही थी इस रीजनल स्पेसिफिक करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करने में, ठीक है ना। क्योंकि सेंटर की तरफ से तो फिर कोई हेल्प थी नहीं इसको ऑर्गेनाइज करने में। जब वो अपना खुद का करिकुलम खुद ही बना रहे हैं तो उनको खुद ही उसको स्ट्रक्चर करना था, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसके डायरेक्टिव्स जो हैं, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, उसको ओवरलुक कर जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसके रीजनल स्पेसिफिक करिकुलम के कंस्ट्रक्शन में हर्डल बन रही है, बाधा बन रही है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी मिसमैचिंग हो रही थी उस टाइम पे। ब्लैक बोर्ड प्लान आपका इम्प्लीमेंट, ऑनेस्टली ये आपका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। एक बहुत ही पुअर क्वालिटी, चीप क्वालिटी की आपकी प्राइमरी स्कूल्स में एजुकेशन दी जाती थी। बिल्डिंग भी जो है बहुत ही ज़्यादा बेकार सी थी, टूटी फूटी सी थी। फर्नीचर वगैरह भी बहुत ही लो क्वालिटी का था, कोई ध्यान नहीं था इस पे भी। ब्लैक बोर्ड प्लान पे भी आपका कोई ध्यान नहीं था। कोर करिकुलम भी आपका एक अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, विवाद सही हो रहा था। सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट मेरे डायरेक्टिव्स को ओवरलुक कर जा रही है, उस पर ध्यान नहीं दे रही है, जो मैंने डायरेक्टिव्स, जो मैंने रूल्स निकाले उसको फॉलो नहीं कर रही है। और स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट बिन बात की बाधा डाल रही है हमारे रीजनल करिकुलम में, ठीक है ना। क्योंकि एनसीईआरटी जो थी आपकी 1975 में, इन 1975 में आपके एनसीईआरटी को प्रिपेयर करा गया था कोर करिकुलम के लिए, फर्स्ट 10 इयर्स ऑफ एजुकेशन के लिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ था, 1988 में इसका सेकंड फॉर्मेट आया, फिर 2000 में इसका थर्ड फॉर्मेट आया, फिर 2005 में इसका फोर्थ फॉर्मेट आया, ठीक है ना। तो इस पे इतना फोकस ही नहीं करा गया कोर करिकुलम पे, है ना। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज में मेंशन था, सबने अपना अपना खुद का एक करिकुलम बना लिया, ठीक है ना। बार बार इसका फॉर्मेट ही बदला जा रहा था, ठीक है ना। तो इस पे इतना किसी ने फोकस ही नहीं करा, इस एनसीईआरटी जो कोर करिकुलम था आपका फॉर द फर्स्ट 10 इयर्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। क्योंकि एक तो इसका फॉर्मेट बार बार चेंज होता जा रहा था, और क्या कहते हैं, इंस्पाइट ऑफ एम्फेसिस इस पे डालने के सिवाय सबने अपना, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने अपना अपना करिकुलम बनाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है ना। क्योंकि चक्कर क्या, फॉर्मेट जैसे बार बार बदल रहा है तो फिर उनको भी तो अपने अपने एजुकेशन स्ट्रक्चर में चेंजेस लाने पड़ रहे थे ना स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो इसी वजह से इन्होंने जो है अपना खुद का एक अपना कोर करिकुलम बनाने की बात सोच ली थी।
पर उस पे भी फिर विवाद से छिड़ गया था। ठीक है, तो कोई एक ऐसा फिक्स्ड कोर करिकुलम आपका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था तब तक। ठीक है, हायर एजुकेशन बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रही थी, उसका स्टैंडर्ड गिरता जा रहा था, क्योंकि आपका जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें ये क्लियरली स्टेटेड था कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एनकरेज करा जाए कि वो सेल्फ फाइनेंस के ऊपर ध्यान दें। ठीक है ना, किसी से फाइनेंशियल हेल्प लेने की इतनी कोशिश ना करें, वो कोशिश करें वो इतने खुद इतने सक्षम बन जाए कि वो सेल्फ फाइनेंस्ड हो सके। ठीक है ना। हाँ, तो लेकिन एक टाइम अब क्योंकि सेल्फ फाइनेंस्ड उनको होना था, तो इस वजह से क्या हो रहे थे कि वो जो आपके इंस्टीट्यूट थे वो कॉस्टली होते जा रहे थे। ठीक है ना, कॉस्टली हो रहे थे तो भाई कोई आ नहीं रहा था, तो उनका स्टैंडर्ड गिरता जा रहा था। ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पे पब्लिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने अपनी खुद की एक कमिटी इन्होंने फॉर्म कर ली थी। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा एडमिशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट ये लोग चार्ज कर देते थे, तो पब्लिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि दुनिया भर की चीज़ें आपकी इंक्लूड हो गई थी जब से ये एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो उसी का फ़ायदा उठा के इन लोगों ने एडमिशन फीस जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। ठीक है ना, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ गई थी। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी कोई थी नहीं एजुकेशन में। क्यों नहीं थी? क्योंकि कोई अपना काम खुद खुद से कर ही नहीं रहा था। ठीक है ना, जो आपके एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स थे वो अपना काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसको जो वो फुल ग्रांट देती थी जिस एजुकेशन पॉलिसी को, वो स्टेट गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट कर देती थी, जिसको पार्शियल ग्रांट देती थी उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं करती थी। कह देती थी कि तुमने कोई हमें पूरा पैसा नहीं दिया तो फिर हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, फलाना ढमकाना दुनिया भर की उसने परेशानियां दिखा दी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हम इस वजह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था किसी भी चीज पे। सीधी सी बात है, जो इनका मेन मोटिव था मेकिंग द सिस्टम वर्क, वो नहीं हो रहा था। ठीक है ना, नवोदय विद्यालय वाला जो प्लान था वो भी आपका एकदम अनसक्सेसफुल रहा था। ठीक है, नवोदय जो विद्यालय था ये तो एक तरीके से जो है इसको इस्टेब्लिश करने की बात करी गई थी। ठीक है ना, किन के लिए इस्टेब्लिश किए जाते थे नवोदय विद्यालय? जो आपके बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते थे उन बच्चों के लिए, जो बैकवर्ड कैटेगरी से बिलोंग करते थे, जो बैकवर्ड रीजन से बिलोंग करते थे। तो इन स्कूल्स में क्या होता था, उन बच्चों को एडमिशन दिया जाता था जिससे कि उन बच्चों का भी डेवलपमेंट हो सके, उनको भी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मिल सके। ठीक है ना, तो ये मोटिव था सरकार का इन इस विद्यालयों को, सेकेंडरी लेवल पे ये आपके स्कूल्स होते थे, इनको बनाने की इस वजह से बात करी गई थी। लेकिन एक तो क्या था, एक तो इसमें स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस थे। ठीक है ना, और जो बेनिफिशियरीज थे वो जो बेनिफिशियरीज होते थे जिनका काम ही होता था बच्चों को बेनिफिट्स पहुंचाना, जिससे कि वो अच्छे से एजुकेशन ले सके, वो लोग देते नहीं थे। ठीक है ना, क्योंकि रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। और देखो यार, कोई भी बच्चा बैकवर्ड कैटेगरी का उसके साथ कोई अच्छे से पेश आता ही नहीं था उस टाइम पे भी। ठीक है, बेशक सरकार ने कोशिश करी अलग से स्कूल बनवाए बच्चों के लिए जिससे कि उनको भी पूरा हक हो एजुकेशन लेने का, लेकिन जो बेनिफिशियरीज होते थे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन थे उस टाइम पे। और क्या कहते हैं आपका, कुछ ही फ्रैक्शन में ये आपके स्टैब्लिश हुए थे, क्योंकि जो जिनको पैसा दिया जा रहा था, जो बेनिफिशियरीज थे इसके जो जिनको ये काम दिया जाता था इनको स्टैब्लिश करने का, बस वो एक तरीके से कहते हैं ना घूस ले रहे हैं, वही वाला वो काम कर रहे थे। ठीक है ना, और क्या कहते हैं जिस जो वो थे ही नहीं जो स्टैब्लिश कर रहे थे इन स्कूल्स को। मतलब कि जैसे मान लो मेरे से कह दी सरकार ने कि तुम स्कूल को स्टैब्लिश करो, तो मेरे तक उसके लिए फंड भी तो आएगा ना, तो वो फंड मेरे तक पहुंचता ही नहीं था। ठीक है ना, जो वो बेनिफिशियरीज मैं होती ही नहीं थी जिसको स्टैब्लिश करवाना है ये इन स्कूल्स को। ठीक है ना, तो ये भी एक दिक्कत आ रही थी। ठीक है ना, वोकेशनल कोर्सेज जो होते थे आपके +2 में, 10 प्लस 12 में, जो आपके ये आपके वोकेशनल कोर्सेज इन्होंने इंक्लूड करे थे जिससे कि बच्चों के अंदर, जिससे कि इनका मकसद क्या था, मैन पावर को इंक्रीज करना इंडिया में, जिससे कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर डिमांड्स को हम इंक्रीज कर सके, ये इनका था। वोकेशनल कोर्सेज भी आपके अनसक्सेसफुल हो रहे थे। ठीक है ना, रीजन क्या था, क्योंकि जो स्कूल्स होते थे एक तो इनके पास इन कोर्सेज को चलाने के लिए रिसोर्सेज नहीं होती थी, ट्रेन टीचर्स नहीं होते थे। ठीक है ना, दूसरा ये कोर्सेज जो होते थे उनको लगता था ना ही ये इतने यूजफुल है, ना ही ये अपने आप में इतने कंप्लीट है, सब बकवास की बात है, ऐसा इन लोगों को लगता था। हायर एजुकेशन को भी नेग्लेक्ट किया जाता था। ठीक है,
देखो, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, उसमें मैंने आपको बताया कि हायर एजुकेशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम आपके होते थे, ठीक है ना। तो सिलेक्टिव एडमिशन सिस्टम था, ठीक है ना, हायर एजुकेशन में। दूसरी तरफ क्या था, ये कहते हैं कि हायर एजुकेशन आपका यूनिवर्सली अवेलेबल है, हर कोई ले सकता है। वैसे एक तरफ तो आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन कर रहे हो, जो सिर्फ सिलेक्टिव बच्चे ही उस एजुकेशन को ले रहे थे, सिलेक्टिव एडमिशन सिस्टम था। दूसरी तरफ ये लोग कह रहे थे कि जो हायर एजुकेशन में है वो आपका यूनिवर्सली अवेलेबल है, ठीक है ना। और इसी के लिए इन्होंने ओपन यूनिवर्सिटीज को भी स्टैब्लिश करा था, जहां पे आपके कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज के बारे में पढ़ाई करवाई जाती थी, ठीक है ना। तो ये अपने आप में ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। दूसरी बात क्या होता था कि जो इनकैपेबल बच्चे होते थे वो भी आपका एंट्रेंस ले लेते थे कई बार इस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ डिग्री बांटने की एक फैक्ट्री सी बन गई थी, ठीक है ना। ये एक डिग्री बांटने की फैक्ट्री सी बन गई थी। तो टाइम, मनी और एनर्जी, तीनों चीज का वेस्टेज हो रहा था यहाँ पे। हायर एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था बिल्कुल भी, ठीक है ना। कि भाई इनका तो काम क्या था, एंट्रेंस एग्जाम दे के कुछ सिलेक्टेड तो बच्चों को ही हायर एजुकेशन प्रोवाइड करना, लिमिटेड रिसोर्स से प्रोवाइड करना, लेकिन एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड करना, ठीक है ना। तो सिलेक्टिव एडमिशन सिस्टम था। दूसरी तरफ कह रहे थे कि हायर एजुकेशन आपका यूनिवर्सिटी अवेलेबल है, तो इसी के तहत इन्होंने ओपन यूनिवर्सिटीज को भी इन्होंने डेवलप करा था, ठीक है। कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज को इन्होंने स्टार्ट करा था यूनिवर्सिटीज में, जो कि अपने आप में ये कॉन्ट्राडिक्टरी था, ठीक है। इससे लेकिन फिर हुआ क्या कि जो इनकैपेबल स्टूडेंट्स होते थे वो भी एंट्रेंस ले लेते थे एंटी सोशल एलिमेंट्स के थ्रू, ठीक है ना, और ले लेते थे। तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में क्यों, और ऐसा कर करके जो है ये आपका एक फैक्ट्री बन गई थी, बट डिग्री बांटने की फैक्ट्री से बन गई थी ये, और कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। कैपिटेशन फीस आर वेरी हैवी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कैपिटेशन फीस बोली थी, ठीक है ना, कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये एक फिक्स्ड परसेंटेज जो है स्टूडेंट्स का वो अपने यहाँ पे एडमिट करेंगी, ठीक है ना, विदाउट एनी कैपिटेशन फीस, ठीक है। तो इससे भी क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। देखो, कैपिटेशन फीस क्या होती है कि जैसे हम स्कूल में एडमिशन लेने गए और जो भी आपकी ट्यूशन फीस होती थी, जो भी आपकी ओवरऑल ईयर एनुअल फीस होती थी वो आपने पे करी, उससे अलग आपको पे करना पड़ता था, एक्स्ट्रा डोनेशन आपको देना पड़ता था एक तरीके से अपने बच्चे को एडमिशन कराने के लिए, चाहे वो मेरिट में उसका नाम ना हो, चाहे वो कैपेबल ना हो, लेकिन एक्स्ट्रा डोनेशन देके आप जो है उस बच्चे का एडमिशन करा दे रहे हो, ठीक है। तो वो फीस भी बहुत ज्यादा थी कि जो कैपिटेशन फीस होती थी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसने बोला था कि एक फिक्स्ड परसेंटेज में आप बच्चों को अपने यहाँ पे एडमिट करो, ठीक है। तो उसके लिए कैपिटेशन फीस इन्होंने बहुत ज्यादा रख रखी थी, ठीक है ना। इससे एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता जा रहा था, बहुत ज्यादा इन्होंने कर दी थी कि अगर आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस नहीं, कि जो गवर्नमेंट बच्चों को सिलेक्ट करेगी वो बच्चे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले सकते हैं, एक फिक्स्ड परसेंटेज रखा था उसके लिए इन्होंने, लेकिन उसके लिए उन्होंने कैपिटेशन फीस बहुत ज्यादा कर रखी थी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कर रखी थी, ठीक है ना। ये तो इलीगल है, देखा जाए तो आज के टाइम पे तो ये इंडिया में बैन भी है वैसे तो बहुत ज्यादा एक तरीके से ये भी एक तरीके से इलीगल ब्राइब ही होता है, ठीक है ना, एजुकेशन के लिए, ठीक है ना। तो ये भी इन्होंने बहुत ज्यादा कर रखी थी। तो एक्सप्लॉइटेशन भाई कई बार हो जाता है कि बच्चा मेरिट में नहीं है, तो कई बार तो बहुत से लोग जो होते हैं किसी सोर्स के थ्रू या पैसा वैसा दे के एडमिशन करा देते, कई बार किसी की मजबूरी भी हो जाती है कि भाई बच्चा वाकई में कैपेबल है, हो जाता है, मेरिट में नाम नहीं है, दुनिया भर के केसेस हैं देखो, लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी इस चीज की भी, ठीक है ना। वोट पॉलिटिक्स थी इन नेम ऑफ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज की, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज जो ये प्रोवाइड करने की बात करते थे लीडर्स। तो एक तरीके से ये लोग क्या, ये भी एक तरीके की क्या थी, पॉलिटिक्स ही थी, बातें बड़ी बड़ी करते थे जिससे कि इनको वोट मिल जाए, ठीक है ना, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है ना। एजुकेशनल जो आपकी एजुकेशनल फैसिलिटीज होती थी वो आपकी रिलीजन, सेक्स, कास्ट, रिलीजन के बेस पे ही प्रोवाइड की जाती थी, ठीक है ना। और हाँ, तो ये एक पॉलिटिक्स थी बस, सिंपली फॉर क्रिएटिंग वोट बैंक्स, और कुछ भी नहीं था, ठीक है। जो ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हर किसी को हक है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देते हैं, ये सब वोट कमाने का एक पॉलिटिक्स था और कुछ भी नहीं, ठीक है। इंटरनल इवैल्यूएशन भी आपका अनसक्सेसफुल था। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी इसमें इंटरनल इवैल्यूएशन पे ज्यादा फोकस किया गया था एक्सटर्नल इवैल्यूएशन के बजाय, ठीक है। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशन जो होते थे वो इसको मिस यूटिलाइज करते थे, ठीक है ना।
ग्रेडिंग सिस्टम जो था आपका इन प्लेस ऑफ डिवीजन, उसको भी ये एक मतलब नहीं देते थे, मतलब कि कहता ना बस बस यूटिलाइजेशन अच्छा नहीं करते थे। ग्रेडिंग सिस्टम से भी बहुत कम बेनिफिट मिलता था बच्चों को, क्योंकि ग्रेडर इन प्लेस ऑफ डिवीजन की जगह जो ग्रेडिंग सिस्टम ये लोग देते थे, तो उससे भी एक लिटिल बेनिफिट ये लोग फेच करते थे। ठीक है ना, मतलब ओवरऑल बात ये है कि इंटरनल वैल्यूएशन जो था अनसक्सेसफुल रहा था, क्योंकि कोई करना ही नहीं चाहता। ठीक है ना। हाँ, इंस्टीट्यूशन इसका मिस यूटिलाइजेशन करते थे, तो डिवीजन की जगह ग्रेडिंग सिस्टम था। मान लो किसी ने पैसे वैसे दे दिए, नु चल ग्रेडिंग सिस्टम ही तो है, मार्क्स बेस्ड होता है तो फिर प्रॉपर दिखाना पड़ता है। ग्रेडिंग सिस्टम में तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है, मार्क्स का हेर फेर है या नहीं। तो ग्रेडिंग सिस्टम में ये लोग क्या करते थे कि किसी ने आपको पैसा दे दिया तो आपने उसके ग्रेड अच्छे कर दिए, तो ग्रेडिंग सिस्टम में मार्क्स ऊपर नीचे करके एक बहुत फर्क पड़ जाता है ग्रेड पे, अगर आप थोड़ा सा भी मार्क्स ऊपर नीचे कर दो तो ये भी आपका अनसक्सेसफुल रहा था। ठीक है ना। भाई देखो, कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। मैं कुछ नेगेटिव तो नहीं बोलूंगी, लेकिन इन लोगों ने काफी कुछ अच्छा भी करा। भाई देखो, इतने अच्छी एजुकेशन पॉलिसी इन्होंने बनाई, हर वर्ग के बच्चे पे इन्होंने ध्यान देने की कोशिश करी, वोकेशनल एजुकेशन पे भी इन्होंने फोकस करी, टेक्निकल मैनेजमेंट एजुकेशन पे फोकस करा, इक्वालिटी पे बात करी इन्होंने, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे हैंडीकैप्ड हो, चाहे माइनॉरिटी से बिलोंग करता हो, चाहे वो बैकवर्ड कैटेगरी से हो, बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता हो, ठीक है ना, बैकवर्ड रीजन से बिलोंग करता हो, सबके लिए इन्होंने एजुकेशन फॉर वुमेन, सबके लिए इन्होंने रिसोर्सेज अवेलेबल कराने की कोशिश करी, उनको प्रॉपर मैनेज अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करी एजुकेशन की, टेक्नोलॉजी लेके आए, ठीक है ना, टेलीविजन की, प्रोजेक्टर्स की, मास कम्युनिकेशन लेकर आए ये लोग, जिससे कि अच्छे से इफेक्टिव लर्निंग ये लोग प्रोवाइड कर सकें। तो बहुत चीजें अच्छी करी, कुछ चीजें करी, मेक द सिस्टम वर्क बाय सिस्टम, अपनी ड्यूटीज को समझे, उसको फॉलो करे, ठीक है ना, लेकिन ऐसा कोई कर ही नहीं रहा था। देखो, तो इसमें फिर ये सरकार भी क्या कर सकती है। ठीक है ना, कितनी सारी चीजें ये लोग अपने इस पॉलिसी में लेके आए थे, हर किसी को स्टैंडर्ड रेस करने की इन्होंने बात करी थी, न्यूट्रिशन इन्होंने प्रोवाइड करने की बात करी थी, हेल्दी न्यूट्रिशन, यूथ एंड गेम्स स्पोर्ट्स भी इन्होंने अपने यहाँ पे इंक्लूड करे थे, एनसीईआरटी अवेलेबल करवाई थी इन्होंने। पर भाई तो सेंट्रल ने एनसीईआरटी अवेलेबल करा, स्टेट उसको अपने यहाँ इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहा है, वो अपना कोर करिकुलम अलग से बना रहा है या नहीं। और जिसके लिए उसको पूरा ग्रांट मिल रहा है वही एजुकेशनल पॉलिसी को वो इंप्लीमेंट कर रहा है, जिसके लिए उसको पार्शियल ग्रांट मिल रहा है वो उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पे फिर सरकार भी क्या करे, जब कोई अच्छे से अपने काम को ही नहीं करना चाह रहा, ठीक है ना, तो फिर ये सब चीजें थी। तो इसकी डिमेरिट्स भी खैर बहुत ज्यादा थी। ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन इन्होंने चालू करा था, जो भी वो आपका अनसक्सेसफुल हो गया था। नवोदय विद्यालय प्लान इन्होंने बनाए थे, स्कूल्स एस्टेब्लिश करे थे स्पेशली माइनॉरिटीज के लिए, जो बैकवर्ड क्लासेस के थे, लेकिन वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट कर दिए गए थे, ठीक है ना, हर कोई उनके साथ अच्छे से बिहेव ही नहीं करता था। ठीक है, वोट पॉलिटिक्स चल रही थी तुम्हारा एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज के नाम पे, है या नहीं। तो बहुत खराब सिस्टम था, इतना अच्छा एजुकेशन पॉलिसी ये लोग लॉन्च करे थे, डिक्लेयर करे थे, चाहते तो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते थे। जो स्ट्रिक्ट रूल्स इन्होंने शायद जो आपके नवोदय विद्यालय में इम्प्लीमेंट करे थे, वो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स इस पॉलिसी को हर किसी का एक्सेप्ट करने में स्ट्रिक्ट रूल्स लगा देते तो शायद ये एजुकेशन पॉलिसी सक्सेसफुल रहती। ठीक है ना। तो ये था आपका एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी 1986 में आई थी। ठीक है ना। 1992 में ये फर्दर आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी आपकी फर्दर रिवाइज हुई थी। ठीक है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस लाए गए थे। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मेन इतना ही रहता है अब तक जितने भी बार हुआ है, तो उसमें बस यही पूछा जाता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 आपकी क्या थी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क 2005 के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका एक और टॉपिक रह जाता है नेशनल नॉलेज कमीशन, जो कि मनमोहन सिंह जी के टाइम पे आया था, जो हमारे पीएम रहे थे उस टाइम पे 2006 टू 2009 तक वो आपका कमीशन रहा था, नेशनल नॉलेज कमीशन, जिसमें इन्होंने नॉलेज कंसेप्ट के ऊपर बात करी थी कि हम एक नॉलेजेबल सोसाइटी बनाना चाहते हैं। तो ये आपके दो टॉपिक रह रहे हैं। इन दो टॉपिक के फिनिश होते ही आपके यूनिट थर्ड आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम अपनी यूनिट फोर्थ को स्टार्ट कर देंगे। आई मैं जहाँ तक कोशिश करूंगी मैं कल तक ही दोनों टॉपिक कंप्लीट करा दूंगी। उसके बाद हम यूनिट फोर्थ पे आएंगे।
3 यूनिट और रह जाती है आपकी इसमें। इन टोटल 6 यूनिट्स हैं इस किताब में, ठीक है। उसके बाद हम इसके शॉर्ट्स एंड जो आपके ट्रू फॉल्स एंड मैचिंग एंड फिलअप जो रह जाते हैं उसको कंप्लीट करके आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नोट्स मैंने सब बुक से बनाए हैं, किसी के पास अगर बुक भी नहीं है तो इट्स ओके, वो इन नोट्स को पढ़ सकता है। मैंने कोई भी पॉइंट बुक से नहीं छोड़ा, ये मेरे खुद से ही बनाए हुए नोट्स हैं बुक से, आप इसको पढ़ सकते हो। कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, दोबारा से रिवीजन भी करवा दूंगी अगर आप कहोगे तो, ठीक है। So thank you, take care, bye bye, God bless you.